हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव और आज हम एक्टिव पैसिव में अगले दो टॉपिक पढ़ेंगे एक साथ, और वो हैं नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस और नंबर 2 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टॉपिक फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और टॉपिक सेकंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव को मैं शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, ट्रिकी मेथड से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपके सामने जो है ट्रिक लिख रखी है, ना कि उस टेंस का नाम। और बच्चों, इससे पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है एक्टिव एंड पैसिव पे, उस पहली वीडियो को देखना कंपलसरी है। अगर आप वो पहली वीडियो नहीं देखते तो श्योरली आपको इन टॉपिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विदाउट दैट टॉपिक। इवन इट इज़ बेटर फॉर यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। सो गो टू प्ले लिस्ट एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। तो इसलिए एक्टिव एंड पैसिव का जो वीडियो पहला वीडियो है वो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ख़ास किया है और उसमें एक एक्टिव एंड पैसिव की टेबल बनाई हुई है जिसमें शॉर्ट ट्रिक से आप एक्टिव एंड पैसिव के सारे रूल्स एक ही बार में याद कर सकते हैं और उन्हें टॉपिक वाइज या टेंस वाइज आप उन्हें तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये उसकी अगली प्रैक्टिस है, क्योंकि पढ़ाया उसी में था मेन। उसकी अगली प्रैक्टिस है, ये पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस है, जबकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की प्रैक्टिस है। लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं ट्रिकी मेथड से, तो देखते हैं। आपके सामने मैंने लिखा है यहाँ पर डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट मीन्स आप सिंपली जानते होंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं ये पास्ट इंडेफिनिट की हैं। अब आप ध्यान ये दें कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव है, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, जबकि ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ये पैसिव वॉइस की है। ये उन बच्चों के लिए ऐसा समझाया जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, जिन्होंने पीछे का नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप इस बात को ना भी ध्यान दें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसका ये एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस की है, इसके बावजूद भी आप इसको जो है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। आज हम आपको सिर्फ इसमें एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करना ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि हम आपको हिंदी अर्थ भी बताएंगे कि आखिर ये एक्टिव और पैसिव दोनों का महत्वपूर्ण रोल क्या होता है और क्यों होता है, क्यों हमें पैसिव वॉइस पढ़ना कंपलसरी है और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पैसिव वॉइस के बिना आपकी कोई भी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम आपको आज हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने को आपसे कहा जाए तो आप याद रखना, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें आपके या तो डिड होगा या वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। यहाँ पर लिखा गया है डिड, और ये तिरछी लाइन जो बनाई गई है इसका मतलब होता है या सेकेंड फॉर्म। अब आपको बता दूं कि अगर किसी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आ रही है, द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसमें डिड नहीं होगा, और अगर किसी सेंटेंस में डिड आ रहा है तो उसमें सेकेंड फॉर्म नहीं होगी। इट मीन्स ये दोनों चीज़ें एक ही टेंस में लगती हैं पर एक साथ नहीं लगती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दोबारा इस पॉइंट को ध्यान दें। डिड और सेकेंड फॉर्म दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में एक ही टेंस में लगती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती हैं, बट एक साथ नहीं लगती हैं। यदि किसी टेंस में डिड आता है
तो सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, और अगर सेकेंड फॉर्म आती है तो डिड नहीं आएगा। इट मीन्स सिंपली अगर इन दोनों में से कोई एक किसी सेंटेंस में आया हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उस टेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज़ करना होता है, यानी कि या तो आप वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। ये कंडीशन डिसाइड करेगी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप वहाँ पर वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाएंगे। और आप ये भी याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। इस बात को आप ध्यान में रखकर ही आप वॉज वर का यूज़ करेंगे, और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये हर एक पैसिव वॉइस में कंपलसरी है, ये आनी ही आनी है। तो सिंपली आप याद रखें कि डिड या सेकेंड फॉर्म इन दोनों में से कुछ भी आए तो वो एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको वॉज वर्क कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। सेम रूल्स वही हैं पूर्ववत पहले वाले एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। और अगर कभी सेंटेंस इसका रिवर्स उल्टा दे दिया जाए और कहीं पर पैसिव वॉइस आए और उसे एक्टिव बनाने को दिया जाए तो भी आप याद रखें कि यदि किसी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म आए, इट मीन्स कभी किसी सेंटेंस में यदि वॉज आए या फिर वर आए और इस वॉज या वर में से किसी एक के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो आप समझ जाना कि वो पैसिव वॉइस सेंटेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस लिखा ही वॉज किल्ड। तो बच्चों ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आई। आप इस चीज़ से मत पहचानना कि पीछे बाई लगी हो तो वो पैसिव वॉइस, ऐसा नहीं होता। बाई एक एडिशनल चीज़ है, एक्स्ट्रा वाली, जो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट मेन चीज़ क्या है कि वॉज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव वॉइस, और अगर वॉज वर्ब ना हो और वहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो तो वो एक्टिव वॉइस, या फिर डिड हो, डिड सेकेंड फॉर्म ना होकर डिड हो तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। तो आपको याद रहना चाहिए ये है एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, जबकि ये है पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। एक्टिव से पैसिव में करने को दिया हो तो आप ये होगा, आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स कर देनी है, जबकि पैसिव से एक्टिव में करना हो तो ये दिया होगा और इसकी जगह पर ये कर देनी है। इस तरह से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों में ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में सिर्फ एक्टिव से पैसिव करने को आता है, जबकि इंटरमीडिएट में पैसिव से एक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसलिए बच्चों को दोनों ही चीज़ें समझनी है। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते बच्चों। तो हमारे सामने सबसे पहला एग्जाम्पल है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो हमने ये सेंटेंस पूरा पढ़ा। जब हम और आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो हमें इस सेंटेंस में से इन दोनों में से कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखा कि डिड तो है नहीं इसमें, बट उसकी जगह पर क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि डिस्कवर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और जब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और इसको हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके और मेन वर्ब का यूज़ करके इसको हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो आप सिंपली बस याद रखें कि इन दोनों में से कोई भी एक आया हुआ है तो हम इन दोनों में से कोई एक का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, जो इस प्रकार से है कि इसका ऑब्जेक्ट अमेरिका इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा अमेरिका। अब उसके बाद अमेरिका सिंगुलर है, इसलिए इन दोनों में से हम वॉज का यूज़ कर लेंगे और हो जाएगा यहाँ पर वॉज, अमेरिका वॉज। और बताया गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, तो इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। ये जो लिखा है डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर्ड सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, और हम जब यहाँ पर लिखेंगे तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बट नॉलेज की बात ये है कि डिस्कवर्ड सेकेंड और थर्ड दोनों सेम है। आपको बता दूँ कि 80% पॉसिबली
ये कोई 100% करेक्ट आंकड़ा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी पॉसिबली 80% वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें इस प्रकार से ईडी लगाने पर सेकंड और थर्ड बन जाती हैं, और 20% वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें अदर रूल यूज़ किए जाते हैं। जैसे ही किसी दिन मौका मिलता है या तो अलग से वीडियो या फिर इन्हीं किसी के साथ वो ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा जिनमें वर्ब्स को बनाया जाता है। तो ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, बस आप याद रखें बच्चों कि ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड है, जबकि ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। उस सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल दिया। चूँकि जो सब्जेक्ट है कोलंबस ये चला जाएगा पीछे पैसिव वॉइस में, तो बाई के साथ लिखा जाएगा। सब्जेक्ट जब पीछे जाता है तो बाई के साथ लिखा जाता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बाई के अतिरिक्त विद आता है या फिर टू आता है या फिर अबाउट आता है। वो आपको स्पेशल कंडीशन के तौर पर जब मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाऊंगा तब आपको वो पॉइंट्स भी मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा बाई कोलंबस। कोलंबस एक नाम है इसलिए उसका लेटर कैपिटल ही रहेगा आगे भी और पीछे भी। तो इस तरह से ये पहला सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट का जिसे एक्टिव से पैसिव में बनाया। अब जरा हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। जब ये पैसिव बन गया तो बच्चों इसका अर्थ हो गया अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। हमेशा ऐसे ही अर्थ निकलता है, इस बात को आप हमेशा अपने जो है दिमाग में रखें। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इस पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस का मीनिंग हुआ हिंदी मीनिंग। जबकि पैसिव वॉइस का क्या हुआ, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। पॉइंट को खूब अच्छी तरीके से नोट करें। जब इसमें देखेंगे तो आप दोबारा हिंदी इस वाले की सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बारी बारी सारे एग्जाम्पल करने में आप समझ जाएंगे आखिर क्या किया है। नेक्स्ट है बच्चों ऑल लव्ड हिम। तो बच्चों इसका जो हिम है वो इधर आ जाएगा। जब हम इस हिम को उधर से इधर लेकर आएंगे तो ये ही हो जाएगा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाई थी कि किस प्रकार से ही का हिम और हिम का ही हो जाता है, शी का हर और हर का शी हो जाता है, आई का मी और मी का आई हो जाता है, दे का देम और देम का दे हो जाता है। एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस वीडियो को देखकर तुरंत आप जाएं प्लेलिस्ट में और जाकर पहले एक्टिव एंड पैसिव की जाकर पहली वीडियो देखें। तो हिम को यहाँ पर लिखने पर ये ही हो जाएगा। चूँकि ही भी सिंगुलर है इसलिए ही के साथ भी वॉज लगेगा, ये वाली लगनी है। और लव की जो थर्ड फॉर्म है वो भी लव्ड ही है, तो यहाँ पर भी लव्ड, यहाँ पर भी लव्ड, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर थर्ड है। जबकि ये ऑल जो है जब ये पीछे जाएगा तो स्मॉल लेटर में इस तरह से लिख देंगे बाई ऑल। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अब हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ऑल लव्ड हिम, सब उसे प्रेम करते थे। ऑल लव्ड हिम, सब उसे प्रेम करते थे। जब बच्चों ये पैसिव हो गया तो इसका अर्थ हो गया उसे सभी के द्वारा प्रेम किया जाता था, उसे सभी के द्वारा प्रेम किया जाता था। और यही वो बात है कि आप देखेंगे कि इस एक्टिव वॉइस में और इस पैसिव वॉइस में दोनों में ही जो मीनिंग है, अर्थ है, वो एक ही बात को बताता है, बस शब्दों का फ़र्क हो गया। एक्टिव से पैसिव हो गए, शब्दों में चेंजमेंट आ गया, पर जो मतलब है ना, मीनिंग, अर्थ, वो एक ही है। और वो ये क्या है कि सारे लोग इससे प्रेम करते थे, ऊपर वाले में भी सेंटेंस में भी और नीचे वाले पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी। इट मीन्स अर्थ सेम है पर एक एक्टिव है और एक पैसिव है, वर्ड्स बदल गए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मोहन डिड नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। तो इसमें बच्चों मिल्क ऑब्जेक्ट है जो कि इधर आ जाएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा मिल्क। अब आप देखें इसमें मिला हमको डिड। अभी तक इन दोनों सेंटेंसेस में मिला था हमें क्या, सेकेंड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म। अब हमको मिल गई इसमें डिड, और बताया ही था मैंने आपको कि या तो सेकेंड फॉर्म या फिर डिड, इन दोनों में से कोई एक चीज़ पाई जाए तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ और इस मेन वर्ब के साथ आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो आप देखेंगे सिंपली
मिल्क, तो मिल्क भी सिंगुलर है, इसलिए मिल्क के साथ भी वॉज का ही यूज़ करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वॉज। नॉट को ज्यों का त्यों रहने देना है, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही रहता है। सिर्फ हमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में बदलना है, उनके काइंड को नहीं बदलना है। तो मिल्क वॉज नॉट, अब ये जो ड्रिंक है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म बच्चों होती है ड्रंक, और नेक्स्ट जो है वो उसके साथ में लिख दिया। और ये जो सब्जेक्ट मोहन था उसको हम पीछे ले जाएंगे तो उसको बाई के साथ लिखा जाएगा बाई मोहन। तो ये था सेंटेंस। नेक्स्ट जिसमें डिड था, अब हम अगला सेंटेंस करते हैं। तो अगले सेंटेंस में बच्चों यहाँ पर प्लूरल ऑब्जेक्ट किया है मैंने, इसलिए किया है ताकि ये वर का भी यूज़ इसमें शामिल हो जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लास्ट में शायद ये एक दिया हुआ है तो एक से अधिक हो जाएं। तो बच्चों नेक्स्ट है रोबर्स लूटेड द बैंक्स। रोबर्स लुटेरे, लूटेड लूटना। अब आप एक चीज़ ये जान लें कि लूट हम हिंदी में भी कहते हैं लूटना, अंग्रेज़ी में भी लूटना को लूट कहते हैं। लूट मीन्स लूटना, तो उसी का जो पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म है लूटेड। द बैंक्स, तो अगर हम द बैंक्स इधर ले आएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा द बैंक्स। अब बच्चों ये बैंक्स हमें बहुवचन मिल गया प्लूरल, तो इसलिए अब हम वॉज वर में से वर का यूज़ कर लेंगे, तो हो जाएगा द बैंक्स वर। और थर्ड फॉर्म भी लूटेड की लूटेड ही होती है, लूट लूटेड लूटेड। और सब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो ये जो रोबर्स है ये पीछे लिख दिया जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा रोबर्स। ये एक्टिव से पैसिव बन गया। तो बच्चों ज़रा इन दोनों सेंटेंसेस के हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। मोहन डिड नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, मोहन रोज़ाना दूध नहीं पीता था। अब इसमें जब हम पैसिव वॉइस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूध रोज़ाना मोहन के द्वारा नहीं पिया जाता था। ऊपर वाले का अर्थ है मोहन रोज़ाना दूध नहीं पीता था, नीचे वाले का है दूध रोज़ाना मोहन के द्वारा नहीं पिया जाता था। नेक्स्ट देखें, रोबर्स लूटेड द बैंक्स, लुटेरों ने बैंक लूट ली। अब पैसिव वॉइस में इसका हिंदी अर्थ बनेगा द बैंक्स वर लूटेड बाय रोबर्स, लुटेरों के द्वारा बैंक्स को लूट लिया गया, या बैंक्स को लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया। तो बच्चों अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। तो अभी मैंने बताया था अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव रहने देते हैं, इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव रहने देते हैं। हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में तो बदलते हैं, पर उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस में हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करते। तो डिड बुद्धा नॉट प्रीच नॉन वायोलेंस। नॉन वायोलेंस होता है अहिंसा, अहिंसा जिसमें हिंसा ना हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना हो। वायोलेंस लड़ाई झगड़ा, और नॉन वायोलेंस जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो यानी कि अहिंसा। तो इसका मतलब हुआ क्या बुद्धा ने, बुद्धा मतलब गौतम बुद्ध ने, क्या गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया? क्या गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया? हाँ पढ़ाया। तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसलिए हम इंटेरोगेटिव ही रहे, इस वजह से हम पहले हेल्पिंग वर्ब डिड को हटाकर उसकी जगह पर वॉज रख देंगे। और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है नॉन वायोलेंस, इस ऑब्जेक्ट नॉन वायोलेंस को हम लाकर सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। उसके बाद ये नेगेटिव भी है तो नॉट भी हम लगा रहने देंगे। और इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है प्रीच, इसको हम थर्ड फॉर्म कर देंगे प्रीच्ड। प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना या धार्मिक पाठ पढ़ाना, इसीलिए मैंने बोला था पढ़ाना, उपदेश देना या धार्मिक या नैतिक या मौलिक पाठ पढ़ाना। तो प्रीच्ड, और सब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो बुद्धा ऐसे करके पीछे लिख दिया जाएगा। तो बच्चों बुद्धा भी नाम है, तो इसलिए ये आगे और पीछे दोनों ही कंडीशन में इसका फर्स्ट लेटर यानी कि बी कैपिटल बनेगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं जो फिर एक बार इंटेरोगेटिव है, लेकिन इस पहले वाले से ये दूसरा वाला कुछ अलग है। क्या अलग है देखिएगा। हु ब्रोक द डोर, जब किसी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड WHO हु आया हो तो इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको याद रहना चाहिए कि हम हु को बाई हुम में लिखते हैं, वो भी आगे ही।
हु को बाई हुम में लिखते हैं वो भी आगे ही, तो हम लिखेंगे बाई हुम। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज। क्यों? क्योंकि द डूर ऑब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, तो हो जाएगा बाई हुम वॉज द डूर। ये जो ब्रोक जो कि सेकेंड फॉर्म है, ये जो ब्रोक है वो सेकेंड फॉर्म है ब्रेक की, ब्रेक, ब्रोक और थर्ड ब्रोकन। अब हम इसको यहाँ पे थर्ड में बदल देंगे ब्रोकन में, तो हो जाएगा ब्रोकन। अब बच्चों यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें कि जब हु होता है तो आगे ही बाई हुम हो जाता है और उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए पीछे जैसे आपने देखा हर एक सेंटेंस में इसमें आया बाई बुद्धा, बाई मोहन, बाई ऑल, बाई कोलंबस, बट इसमें नहीं है पीछे आने के लिए कुछ। जब है ही नहीं तो आप पीछे ले क्या जाएं, क्योंकि जिसमें हु होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता और उस सब्जेक्ट की जगह हु ले लेता है, इसलिए बाई हुम हो चुका है, आगे ही बना रहा। इस बाई हुम को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। अगर आप पीछे ले जाएंगे तो ये ग्रामेटिकली ग्रामर के रूल से गलत हो जाएगा, जबकि लोग स्पीकिंग में अक्सर इसका यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि स्पीकिंग का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो ये होता है टू कन्वर्स एंड ट्रांसमिट द थॉट एंड आइडियाज़ वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक जो अपने विचारों को एक्सचेंज करना होता है उसको लैंग्वेज कहते हैं, स्पीकिंग के अंतर्गत जो आता है। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट ही लिखना होगा, जो कि यही है। नेक्स्ट बच्चों है डबल इंटेरोगेटिव। अब इस डबल इंटेरोगेटिव में भी वाई का वाई सेम रहेगा। ये जो डिड है इस डिड की जगह पर हम लिख लेंगे वर। अब बच्चों डिड की जगह पर वर लिखा, आप इससे पहले वाले में देखेंगे यहाँ पर वॉज लिखा था, यहाँ पे वर लिखा। कारण क्योंकि ये जो अस है इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, अस को उठाकर यहाँ पर वी लिखना था और वी के साथ बहुवचन प्लूरल में वर आता है, इसलिए मैंने पहले ही वर लिख लिया, तो हो गया वाई वर वी। और थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो चीट की थर्ड फॉर्म बच्चों हो जाएगी चीटेड। और इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट है दे, ये पीछे चला जाएगा और दे जब पीछे जाता है तो उसको लिखा जाता है देम। नीचे थोड़ा लिखने में परेशानी आ रही है तो राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ। वॉट डिड मीरा बॉट। अब ये वाला जो इंटेरोगेटिव है इसमें भी कुछ स्पेशल है, और इसमें स्पेशल ये है कि इसमें वॉट दिया है और वॉट दिए होने के कारण इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया। आप देखें वॉट डिड मीरा बॉट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप क्या करेंगे, इस वॉट को ही एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हुए एक वचन में सिंगुलर में वॉट वॉज, और ये जो बॉट है वो सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे वो भी बच्चों थर्ड ही फॉर्म बॉट ही रहेगी, तो वॉट वॉज बॉट और मीरा जो कि सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, तो हो जाएगा मीरा। अब आपको दो बातें नोट रखनी है। पहली ये कि जिस सेंटेंस में हु आता है ये आप नोट करें, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसलिए पीछे जाने के लिए कुछ बचता नहीं और उसमें बाई हुम वहीं हो जाता, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। और जिसमें वॉट होता है तो उस वॉट होने पर आपको कई बार सेंटेंसेस में ऐसा होगा कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉट के साथ तो आ सकता है पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, जब उधर वाले हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा एक जगह ऐसा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हैं, तो वहीं पर हम आपको उस चीज़ को समझा देंगे। तो ये थे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, जो आप इनको कर लें, समझ लें। और इसका पहला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे, उसकी टेबल जब तक आप नहीं पढ़ेंगे समझेंगे, तब तक आपको इसमें प्रॉब्लम रहेगी। जब आप उसको पढ़ लेंगे तो ये बड़ा ही ईजिली समझ में आने लग जाएंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगली एक्सरसाइज, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। तो इसलिए लिख रखा है टॉपिक 2। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर कभी किसी सेंटेंस में आपके सामने कुछ पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें अगर विल हो या शैल हो, और उस विल या शैल दोनों में से कोई एक होता है, में से कुछ भी हो और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म हो, क्योंकि विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है,
तो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होने पर वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा एक्टिव वॉइस, जिसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में जब आप बदलते हैं तो बच्चों इस टेंस में सहायक चेंज नहीं की जाती इस पीछे वाली की तरह। इसमें आप देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया बदल दी गई थी, जबकि बच्चों इसमें सहायक क्रिया नहीं बदलनी है। इसमें एक वर्ड बढ़ाना है, और वो क्या कि विल के साथ बी और शैल के साथ बी, तो बन गया विल बी और शैल बी, और जो फर्स्ट फॉर्म थी उसे थर्ड फॉर्म का रूप दे दिया गया। यही है एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। तो यदि आपको कभी एक्टिव से पैसिव में बदलना हो और विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी हो तो आप विल बी और शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म कर देना, तो वो पैसिव हो जाएगा। और पैसिव दिया हो और एक्टिव करना हो तो आपको इस तरह से दिया होगा विल बी और शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म जब भी मिल जाए तो समझ जाना ये पैसिव वॉइस है, और वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट का। उसे एक्टिव में करने पर आप तुरंत बी हटाएंगे और बी हटाने के बाद थर्ड को फर्स्ट में चेंज कर देंगे, तो वो पैसिव से एक्टिव में बदल जाएगा। तो आप याद रखें कि पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव में बदलने का एक ही नियम होता है। अब जैसे कि मैंने सारे एक्टिव से पैसिव में बदले, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव से एक्टिव में नहीं बदल पाएंगे, उसका ठीक उल्टा रिवर्स कर दो, ठीक उल्टा उसको रिवर्स कर दो। अभी अगर आप चाहें तो अभी इन एक्टिव वॉइस की जो ब्लैक लाइन्स हैं, इन ब्लैक लाइन्स को मिटा दें, क्या बचेंगी ब्लू, और ब्लू वाली है पैसिव। अब इनको पैसिव को अगर हम एक्टिव में बदलें तो भी वही नियम रहेगा, सेम नियम का यूज़ किया जाएगा। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये रहा कि मैंने इसको मिटा दिया। अगर आपके सामने इस प्रकार का सेंटेंस लिखा, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, और कहा गया कि इसको आप जो है एक्टिव वॉइस में बदलिए, तो ठीक उलट दो, उसी का रूल जो है वो रिवर्स कर दो। आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स मिल गई हैं, अब आप ये वाली कर दीजिएगा। तो इसमें आप देखेंगे क्या, बाय कोलंबस को उठाकर जब आप आगे लाएंगे तो आप क्या कर देंगे, इसे कोलंबस कर लेंगे, आगे कोलंबस लिखेंगे, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज हटा देंगे, और जो थर्ड फॉर्म है डिस्कवर्ड उसको सेकंड फॉर्म में लिख लेंगे, डिस्कवर, और इसका जो ऑब्जेक्ट आगे आया हुआ था वो पीछे ले जाया जाएगा, तो वो हो जाएगा अमेरिका। तो वो आप बड़ी आसानी से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों ही कर सकते हैं, और टॉपिक लंबा ना हो इसलिए दोनों ही चीज़ें करके नहीं दिखाई गई हैं, वो आप खुद ही समझ सकते हैं क्योंकि उसमें कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो अब इधर स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जबकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऐसी आए तो पैसिव होगी, तो एक्टिव में करने के लिए ये कर लेना, और जब ऐसी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब्स आएँ तो आप उनको एक्टिव होंगी पैसिव में बदलने के लिए आप इस प्रकार से कर लेना, सिंपली रिवर्स। इसीलिए ये एरो मैं बनाता हूँ। इस एरो का मतलब यही है कि इसको उसमें बदल दो और उसको इसमें बदल दो, एक दूसरे को बदल लो, और एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव हो गया। और वन थिंग जो होती है वो कॉमन होती है, वो क्या कि सभी में ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है और सब्जेक्ट उधर जाता है, एक दूसरे की जगह स्थान ले लेते हैं। तो द टेस्ट जो हम जब इधर लाएंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा द टेस्ट। अब विल और शैल में से क्या लगाएंगे, विल। क्यों? क्योंकि शैल हमें सिर्फ तभी लगाना है जब यहाँ पर आया हुआ ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह ले रहा है वो आई और वी हो, तो हो जाएगा द टेस्ट बिल, और पैसिव होने के कारण हम बी लगाएंगे, तो द टेस्ट बिल बी। और पास की बच्चों थर्ड फॉर्म पास होती है, क्योंकि मैंने बताया कि 80% में ईडी लगकर सेकंड थर्ड बन जाती है। और शी जब पीछे जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा शी से हर, ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट भी बनाएंगे, और आप देख सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस में विल और शैल दिया होगा। तो देखो इसमें विल, इसमें शैल, विल, शैल, विल, इसमें विल, इसमें विल। तो आप देखेंगे सभी में विल शैल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस बनाना है, सिंपल है, बना सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फूड को इधर लाएंगे। जब बच्चों फूड को इधर लाएंगे तो हम लिखेंगे ऐसे फूड, फूड के साथ भी बिल ही लगाना है, तो हो जाएगा फूड बिल। और बी जोड़ते हुए इसकी जो फर्स्ट फॉर्म प्रीपेयर है इसको थर्ड फॉर्म में प्रीपेयर्ड में बदल देंगे, और सब्जेक्ट हम पीछे ले जाएंगे बाई द कुक। कुक मीन्स होता है बच्चों खाना बनाने वाला।
कुक मीन्स खाना पकाना भी होता है और खाना बनाने वाला भी होता है, लेकिन उसमें आप आर्टिकल लगा देंगे द कुक, तो अब इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ब होगी तो वहाँ पर द नहीं लगा होगा। कुक खाना पकाने वाला, ही जब होगा तो वो नाउन होगा और तब उसमें द लगेगा। तो नेक्स्ट है बच्चों, आई शैल नॉट ओपन दिस विंडो। तो दिस विंडो ऑब्जेक्ट है जो कि इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दिस विंडो। उसके बाद अब यहाँ पर जो शैल था बच्चों, अब ये शैल हटाकर हम विल लिख देंगे, क्योंकि हमको ऊपर वाली उतार के नीचे लिखनी नहीं है, बल्कि यहाँ पर आए हुए ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह ले रहा है उसके मुताबिक लिखना है। तो हो जाएगा विल नॉट। यहाँ था शैल नॉट, यहाँ पर विल नॉट। क्यों? क्योंकि हमें विंडो के मुताबिक लिखना है, तो इसलिए शैल नॉट का विल नॉट हो जाएगा। और फिर लगाएंगे बच्चों बी, क्योंकि जब भी नॉट की बारी आए तो नॉट हमेशा बी से पहले ही लगता है। और फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो थर्ड फॉर्म ओपन से ओपनड हो जाएगी, और आई जब पीछे जाएगा तो वो मी बन जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो इंटेरोगेटिव है बच्चों। तो इंटेरोगेटिव है तो विल के नीचे विल, विल के नीचे विल इसलिए रहा क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट आने वाला है वो है दिस जॉब, और दिस जॉब के साथ में भी विल ही लगना है। और ये जो डू है ये मेन वर्ब है, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। ये डू आपकी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पाई जाती है। तो हो जाएगा विल दिस जॉब डन, सॉरी बी डन, बी भी लगना कंपलसरी है, बी डन बाई यू। बच्चों दोनों ही कंडीशन में यू सेम रहता है। सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तब भी यू का यू रहेगा, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो भी यू का यू ही रहना है। तो ये था इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में हाउ का हाउ रहेगा और शैल की जगह पर विल हो जाएगा। शैल की जगह पर विल क्यों हो गया? क्योंकि हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एनी बीइंग। अब आई और वी को छोड़कर सभी के साथ विल लगता है, तो इसलिए एनी बीइंग के साथ भी विल लगेगा। सिर्फ किसके साथ लगना है? आई और वी के साथ, सिर्फ इसी के साथ शैल लगेगा जो अब तक आया नहीं है। जब आएगा इनमें से कोई एक तभी लग जाएगा शैल, वरना नहीं लगेगा। तो हाउ विल एनी बीइंग, बी लगाने के बाद जो वर्ब है किल उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे किल्ड, और इसका जो सब्जेक्ट है वी पीछे जाने पर ये हो जाएगा अस। और इस तरह से ये डबल इंटेरोगेटिव था जो एक्टिव से पैसिव में बना दिया गया। सारे बना लेता हूँ, उसके बाद इनके हिंदी अर्थ बताऊँगा ताकि आपको हिंदी ट्रांसलेशन में भी, स्टोरी ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में भी आपको बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट है बच्चों हु वाला कंसेप्ट जो इधर यूज़ किया था वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है कि जब हु आए तो उस हु को बाई हुम में आप इस तरह से लिख दें, बाई हुम। उसके बाद इसमें अब आपको देखो बच्चों मिल गया, यहाँ पर है मी और एक है फूड। अब आप यहाँ से दो बातें सीखेंगे। पहली ये कि मी भी एक ऑब्जेक्ट है और फूड भी एक ऑब्जेक्ट है। आप चाहें इन दोनों से सेंटेंस पैसिव बना सकते हैं। जगह अगर बचेगी तो मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट मी को उधर से उठाकर इधर लाऊं तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा शैल, शैल आई, क्योंकि अभी आपको बताया था आई और वी के साथ शैल लगता है। इस ऑब्जेक्ट मी को जब हम इधर रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, ऐसा नहीं सोच लेना ये तो उसी के नीचे है, नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की जगह है, इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और फिर ये सब्जेक्ट। तो ये आई लिख दिया गया। फिर हम लगाएंगे बी, और ये जो मेक है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हम ये हो जाएगा मेड। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बच्चों को, बी मेड, फिर फूल, और पीछे जाने के लिए कुछ नहीं रहा। लेकिन ये सेंटेंस जो है इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी ऑब्जेक्ट है और एक फूड है। इस सेंटेंस को दोनों ही से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लें मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि फूड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है?
आप सिंपली इस सेंटेंस में क्या लगाकर पूछे क्या, तो आपको जो जवाब मिले वो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको लगा के जब आप पूछेंगे तो जो जवाब मिलेगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हु विल मेक मी फूल, इसका हिंदी अर्थ है मुझे कौन मूर्ख बनाएगा। अगर आप इस सेंटेंस में क्या लगा दें, क्या बनाएगा, मूर्ख यानी कि फूल, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इसमें लगा दें किसको बनाएगा, तो किसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मुझको, तो मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा आपको सिंपली बताएं कि अगर कोई पर्सन हो, जैसे कि किसी का नाम हो या फिर मी, हर, हिम, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जबकि ऑल अदर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तभी आपने देखा कि मी का यूज़ करके एक्टिव से पैसिव में बदल लिया। अगर अब आप चाहें तो इसे फूड का यूज़ करके भी बना सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा क्योंकि आप तो नोट कर ही लिए होंगे, स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसको जो है पीछे करके भी देख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इस फूड को इधर ले आएं और लिखें बाई whom will fool be made me, ऐसे भी किया जा सकता है। बट बच्चों इससे पहले वाला जो था वो मोस्ट अप्रोप्रिएट था। रीज़न कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हों, एक हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको चाहिए कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, वो आपके लिए पहली प्रीफ्रेंस होनी चाहिए, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से पहले वाला ही ज़्यादा बेहतर है। तो बी मेड फूल क्वेश्चन मार्क। और अब बच्चों नेक्स्ट है व्हाट विल दे फीड अस। पीछे वाले में एक व्हाट आया था, उस व्हाट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, बट इस व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जिसमें व्हाट होगा इंटेरोगेटिव में, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब हो तब भी आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, नहीं हो तब भी बन जाएगा। इसमें नहीं था फिर भी बना लिया, क्यों? क्योंकि वहाँ की जगह स्पेस खाली रह जाएगा, लेकिन अब है मौजूद, हम तब भी बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे देखो, व्हाट विल, अस को जब हम इधर लाएंगे तो वी, अब यहाँ पर देखिए वी के साथ शैल लगाते हैं, तो इसलिए अब हम विल ना लगाकर यहाँ पर हम कर लेंगे शैल, और बी लगाते हुए फीड की जो थर्ड फॉर्म होती है, सेकेंड थर्ड दोनों ही फेड होती है, फीड फेड, तो ये हो गई फेड। तो उसके बाद बाई देम क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा व्हाट शैल वी बी फेड बाई देम। तो ये एक्टिव से पैसिव बन गया। अब है अगला और लास्ट है द बीज विल कलेक्ट अ लॉट ऑफ हनी। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो फ्रेज़ है, ये लाइन जितनी अंडरलाइन की है, ये सब ऑब्जेक्ट है। इस पूरे को उठाकर आप आगे लाएंगे और लिखेंगे अ लॉट ऑफ हनी will be collected by the bees। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। अब आप इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 बार देखें, इससे पहले वाला वीडियो देखें, और इसी के बाद अगला वीडियो आने जा रहा है जिसमें भी 2 टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, आपको एक ही में दिए रहेंगे। यानी कि कम से कम वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने का इरादा है। तो जाते जाते रोज़ाना की तरह आपको फिर वही सलाह देंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव अ गुड डे।